Hello students, I am Porna and welcome to Porna's Bio Classes. Welcome back to Porna's Bio Classes. आज के लेक्चर के लिए मैंने सोचा कि मैं खुद वीडियो पे आ ही जाती हूँ। इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा वार्तालाप भी हो जाएगा और अच्छे से क्लास भी हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं अभी एक यूनिट 3 का सीरीज विच इज ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं इस सीरीज पे। लेक्चर 1 है ऑन इंट्रोडक्शन टू सेल एंड लेक्चर 2 है प्रोकैरियोटिक सेल इन अ स्नैपशॉट। इन 2 वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, थोड़ा समय निकाल के उन्हें देख लीजिएगा। वंस यू आर डन विद दोज, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल आखिर है क्या। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में, ताकि हमें क्वेश्चंस आए जब हमारे एग्जाम पे तो हम उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इजीली उन्हें आंसर कर सके। आज का लेक्चर है ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल एंड आई एम श्योर अगर आप कंसंट्रेशन से ये पूरा लेक्चर देखोगे आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें डालने का कोशिश किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। अगर लेक्चर 2 ऑफ दिस सीरीज आपने देख लिया हो तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के डिटेल्स में घुसेंगे, थोड़ा कंसेप्ट वाइज क्लियर रखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर आखिर है कैसा, उसका फंक्शन क्या है, ये सब जान लेंगे। तो आज के लिए हम करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे डाला है ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है एक बैक्टीरिया का, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसका मैंने 3 लेयर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। बाहर का जो लेयर है मैंने ब्राउन कलर यूज किया है, वो ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो मैंने येलो मार्क किया है, रादर वो जो लेयर है उसको मैंने येलो मार्क किया है, वो सेल वॉल है। और उसके भी अंदर एक लेयर है जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, वो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों नाम हम यूज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैं इसके बाद आपको डालने वाली हूं। अब ये जो तीनों लेयर्स है ये मिलाके क्या बनता है बच्चों, ये मिलाके बनता है सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो सेल को गार्ड करता है उसके एनवायरनमेंट से। सेल एनवेलप के अंदर में क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है और उसमें बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है सेल का। अब हो गया मेरा ग्लाइकोकैलिक्स बाहर लेयर, सेल मेम्ब्रेन हो गया एकदम इनर लेयर, ये 2 लेयर हो गए मेरे सेल एनवेलप के। तो बीच वाला है मेरा सेल वॉल, जिसके ऊपर आज हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सेल वॉल क्या है, ये एक रिजिड कवरिंग है। ठीक है, काफी एक रिजिड कवरिंग है। इसका लोकेशन अगर हमको कोई पूछे तो हम क्या बोलने वाले हैं, इसका अगर कोई लोकेशन पूछे तो हम बोल सकते हैं कि वो सेल एनवेलप का एक पार्ट है। ठीक है, वो कहां लोकेट करता है, वो इनसाइड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। अगर ग्लाइकोकैलिक्स है सेल का, स्लाइम लेयर हो गया, कैप्सूल हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अंदर में होता है सेल वॉल। और ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमें क्या बोलना चाहिए कि इट इज अ लेयर विच लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मैंने सीएम से लिखा यहां पे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल इज अ लेयर विच इज अ रिजिड कवरिंग गार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल एंड विच लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और आप देख सकते हो अगर ये पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो कि एक छोटा सा स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अच्छे से नोट कर लो बच्चों, स्पेलिंग भी देख लेना। इसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। आई थिंक यहाँ पे कट गया है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, आपको दिख नहीं रहा होगा स्पेलिंग ठीक से। मैं इधर थोड़ा साइड करके फिर से डाल देती हूँ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो बच्चों अभी आपको आइडिया हो गया है कि भाई सेल वॉल होता क्या है, वो लोकेट कहाँ पे करता है। तो अभी हम चलेंगे इसके फंक्शन पे।
तो बैक्टीरियल सेल वॉल के फंक्शंस में काफी सारे फंक्शंस आ जाते हैं। तो पहला एक ले लेते हैं कि वो बैक्टीरिया को शेप देता है। बैक्टीरियल सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है डिटरमाइंस शेप। लेक्चर 2 में मैंने बोला था कि बैक्टीरिया काफी शेप्स में होते हैं, उनमें 4 मेजर शेप्स है। एक चलो आपका हो गया ऐसा रॉड टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं सर्कुलर ऐसे, इनको हम बोलते हैं कॉकस। कुछ होते हैं जो ऐसे टाइप के कॉमा में आते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमा शेपेड या विब्रियो बोलते हैं। और कुछ होते हैं जैसे ये ऐसे स्पाइरल होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्पाइरिलम। तो ये सारे जो डिफरेंट शेप्स हम देख रहे हैं बैक्टीरिया का, तो उस शेप्स के पीछे बैक्टीरियल सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। सेल वॉल उसको शेप दे रहा है। अब दूसरा वाला देखते हैं, तो थोड़ा ये वाला मैं क्लियर कर देती हूं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे क्या होता है। अब दूसरा वाला फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करता है। अब जब हम ये टर्म पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक लाइसिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्म को थोड़ा सा समझ ले कॉन्सेप्ट वाइज। ऑस्मोसिस क्या है, सपोज एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, थोड़ा मैं ड्रॉ कर ली, तो सपोज ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब दो साइड में मेरे कुछ सॉल्यूशन है। इस साइड के सॉल्यूशन में सपोज सॉल्यूट्स है, सॉल्यूशन में कम, और इस साइड में सपोज बहुत ज्यादा सॉल्यूट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर। इधर क्या है, सॉल्यूट इज मोर। अब अगर सॉल्यूट लेस तो सॉल्वेंट ज्यादा। ठीक है, तो इस साइड में हो गया मेरा सॉल्वेंट मोर और इस साइड में मेरा हो गया सॉल्वेंट लेस। तो अगर दो सॉल्यूशन दो कंपार्टमेंट में है और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस वो सब किसी को पास करने नहीं देता है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो सॉल्वेंट को पास करने देता है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मेरा लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई टू लो। सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ऑपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा वहां पे सॉल्यूट कम। सो सॉल्वेंट विल मूव, नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट मूव करेगा कहां, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो अगर हम ये सिनेरियो पकड़ ले हमारे सेल के लिए, ठीक है, हमारा सेल जो है उसमें सपोज सेल वॉल है नहीं, अगर नहीं होता तो क्या होता देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन होता। जब हम सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेल का एक इंटरनल है और सेल का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो दो तरह का हो सकता है, वो हाइपोटोनिक हो सकता है या हाइपरटोनिक हो सकता है। हाइपो मतलब लेस, हाइपोटोनिक अगर सेल का बाहर हाइपोटोनिक है मतलब सॉल्यूट लेस है, और सॉल्यूट लेस मतलब क्या, सॉल्वेंट ज्यादा।
तो हम फर्स्ट केस लेते हैं हाइपोटोनिक का। सेल का बाहर हाइपोटोनिक है, मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो अभी सेल के बाहर अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, हाइपोटोनिक कंडीशन में सॉल्वेंट बाहर से सेल के अंदर आने का कोशिश करेगा। अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है तो सॉल्वेंट विल ट्राई टू मूव इनसाइड द सेल। अब बाहर से लिक्विड आता जाएगा, सेल फूलता जाएगा, सेल विल स्लोली स्टार्ट स्वेलिंग। अल्टीमेटली सेल क्या करेगा? इट विल बर्स्ट। तो सेल क्या कर जाएगा? सेल विल लाइज। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें सेल के बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो उस कंडीशन में सेल के बाहर से लिक्विड सेल के अंदर आने का कोशिश करेगा अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विच इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड इन दैट कंडीशन सेल विल स्वेल एंड अल्टीमेटली सेल विल लाइज, बर्स्ट। ये फर्स्ट कंडीशन है। और अगर हम सेकेंड कंडीशन ले जो हाइपरटोनिक का है, हाइपरटोनिक मतलब क्या? सॉल्यूट मोर, सॉल्वेंट लेस। इन दिस कंडीशन क्या होगा? बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब बाहर सॉल्वेंट कम है, तो अब सेल के अंदर का सॉल्वेंट ज्यादा। ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट ज्यादा से सॉल्वेंट लेस में सॉल्वेंट फ्लो करेगा, तो सेल के अंदर का जितना लिक्विड है वो बाहर फ्लो करने का टेंडेंसी होगा। तो सॉल्वेंट विल मूव आउट। ठीक है, ये जब होगा सेल श्रिंक करने की कोशिश करेगा, सेल विल स्लोली स्लोली श्रिंक, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो दो कंडीशन हो गया हमारा स्टूडेंट्स। एक है सेल का एक्सटर्नल हाइपोटोनिक है जिसमें क्या होगा? सेल में पानी बाहर से आएगा, सेल स्वेल करेगा और लाइज करेगा। और एक है जिसमें सेल के बाहर का पानी कम है, बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, उसमें पानी अंदर से बाहर जाने का कोशिश करेगा और जाएगा भी, इसमें सेल विल श्रिंक। इस प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो इन दोनों कंडीशन में सेल विल लाइज एंड दैट विल हैपन ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक लाइसिस होगा। ये कब होगा? जब सेल वॉल नहीं होगा, खाली सेल मेम्ब्रेन रहेगा जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अभी हमारा फंक्शन क्लियर हुआ बच्चों। सेल वॉल क्या करेगा? सेल वॉल आएगा और इस ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ सेल को प्रिवेंट करेगा। बाहर का एनवायरनमेंट जितना भी कोशिश करे सेल को लाइज करने का, द सेल वॉल विल गार्ड इट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। अब थर्ड फंक्शन हो गया कि प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो एक सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है। वो कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, बहुत सारे चीजें हो सकती है। तो सेल वॉल एक सेल को गार्ड करता है उन सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट में। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हम नोट कर लेते हैं। प्रोवाइड्स पैथोजेनिसिटी टू द सेल। थोड़ा इसके बारे में मैं बोल लेती हूं। एक सेल, बैक्टीरियल सेल का पैथोजन बनता है जब वो हमारे बॉडी में घुस के हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में फाइट करके वो जीत जाता है और हमें डिजीज हो जाता है। सारे बैक्टीरियाज तो हमें डिजीज नहीं देते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं पर हमें कोई डिजीज नहीं हो जाता है, वो हमारे साथ आराम से रह जाते हैं। पर कुछ बैक्टीरिया पैथोजन हो जाते हैं जो हमें डिजीजेस देते हैं। जैसे हमें बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, राइट? हमें कोलेरा होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे नाम हैं। तो वो कैसे होता है? तो वो जो बैक्टीरियल सेल है ना, उनका जो सेल वॉल है वो उन्हें पैथोजेनिसिटी देता है, उन्हें एक पैथोजन बनाता है, इसीलिए बोलते हैं पैथोजेनिसिटी देना। तो वो क्या करता है? उस बैक्टीरियल सेल को गार्ड करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट होस्ट इम्यून सिस्टम। मतलब बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में घुसता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको लड़ने का कोशिश करता है। अब उसका जो सेल वॉल है ना, उसे गार्ड करता है हमारे इम्यून सिस्टम से। सो दिस गिव्स द बैक्टीरिया पैथोजेनिसिटी। तो ये सारे हमने देख लिए कि सेल वॉल के कितने सारे फंक्शंस हैं, और भी छोटे बहुत है। मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको थोड़ा समझा दिया। अब जब हम समझ गए कि सेल वॉल का लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, वो किससे बना है। चलिए थोड़ा वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैं जो स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ एकदम अच्छे से, एक बार अच्छे से सुन लो ना, एकदम दिमाग में डाल लो, कभी आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में ना काफी चीजें मिलती हैं, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन ले लो आप, फिर आप ले लो प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लिपिड, लिपोपॉलीसैकेराइड। बट आज के लेक्चर में हम जो मेन कंपोनेंट है ना बैक्टीरियल सेल वॉल का, उसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से समझ लेंगे, जो कि है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये नाम में दो पार्ट तो आप देख सकते हो, एक है पेप्टाइड पार्ट, मतलब कुछ तो पेप्टाइड यहाँ पे है जो अमाइनो एसिड से बना होगा, और एक होगा ग्लाइकन पार्ट। ठीक है, ग्लाइकन मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट का, ग्लाइको टर्म ही मतलब शुगर रिलेटेड होता है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट होगा। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में ये दोनों चीजें होनी है। और एक चीज याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकन के कुछ और भी नाम है, म्यूरेन भी यूज करते हैं हम, और म्यूकोपेप्टाइड टर्म भी यूज करते हैं हम पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए। तो हमारे सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हुआ, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब उसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया वाला समझाने वाली हूं, अच्छे से ध्यान से सुन लो। मैंने जो बोला पेप्टाइडोग्लाइकन में दो पार्ट है, पेप्टाइड है और ग्लाइकन है। तो ये जो देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि मैम ने क्या लिख के रखा है, नैग नैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम अच्छे से समझाती हूँ। ये तो ना पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसके अंदर ना चेन्स है, लंबी लंबी चेन्स है। चेन्स में दो रिपीटिंग यूनिट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नैग और नैम। नैग का फुल फॉर्म है एन एसेटाइल ग्लूकोज अमीन। अच्छे से लिख लो, याद कर लो, क्योंकि अभी से स्टार्ट हो रहा है, इसको सारा जिंदगी याद रखना है। नैग मतलब एन एसेटाइल ग्लूकोज अमीन, और नैम का फुल फॉर्म हो गया एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड। स्पेलिंग अच्छे से देख लो, नैग और नैम ये दोनों क्या है, ये दोनों शुगर डेरिवेटिव है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब ये दोनों रिपीट होते जाएंगे, नैग नैम नैग नैम, इन सबको जोड़ के ना ग्लाइकन चेन बनेगी। अब एक ग्लाइकन चेन नहीं, बहुत सारे ग्लाइकन चेन्स आएंगे, आके पेप्टाइड से जुड़ेंगे, जुड़ के पेप्टाइडोग्लाइकन बनेंगे। देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए दो चेन्स ड्रॉ किए, मेरे पास तो उतनी स्पेस नहीं है और चेन में ड्रॉ करती थी। तो ये देखो, ये ऊपर वाला एक चेन है जो नैग नैम रिपीटिंग यूनिट से बना है, नैग नैम क्या है, शुगर डेरिवेटिव से, और नीचे भी एक चेन मैंने दिखाया। अब ये जो नैम है ना, इसके साथ कुछ अमाइनो एसिड्स जुड़ी रहती हैं, मैंने इनको अमाइनो एसिड 1 2 3 4 करके मार्क किया है। ये सब के डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, उतना सब आपको अभी याद रखने का मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। अब बस आइडिया के लिए मैं बोल रही हूँ कि नैम के साथ बहुत सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं, और क्या होता है, ये जो साइड की, मतलब एक चेन के एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड और दूसरे चेन के एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के बीच में ना एक बॉन्ड होती है, एक पेप्टाइड इंटरब्रिज बनती है, एक पेप्टाइड इंटरब्रिज बनती है। मैं आपको दिखाती हूं, ये मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसा वाला, यहां पे एक पेप्टाइड की ब्रिज बनती है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड इंटरब्रिज। अभी नाम आपको क्लियर समझ में आ गया, पेप्टाइडोग्लाइकन क्यों बोलते हैं, पेप्टाइड भी है, यहाँ पे ग्लाइकन चेन्स भी है। तो ग्लाइकन चेन्स को क्रॉस लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस लिंक कर रहा है कौन, पेप्टाइड इंटरब्रिज। ये है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरेन या म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। इसमें लंबी लंबी ग्लाइकन चेन्स है, जिसमें नैग और नैम के रिपीटिंग यूनिट्स है, और ये जो ग्लाइकन चेन्स है ये क्रॉस लिंक्ड होती हैं थ्रू पेप्टाइड इंटरब्रिज। और एक अमाइनो एसिड है, ये देखो अमाइनो एसिड 1 2 3 4 मैंने लिखा है, सबके नाम मैंने आपको नहीं बोले हैं, बट एक अमाइनो एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ये है, एक सेकेंड, ये है डाई अमीनो फीमेलिक एसिड, और एक है लाइसीन। ये दोनों अमाइनो एसिड आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन के कौन से अमाइनो एसिड है जो इंपॉर्टेंट है, वो डाई अमीनो फीमेलिक एसिड है या लाइसीन है। इन दोनों की एक खासियत है, जैसे अमाइनो एसिड अगर हम बोलते हैं तो हमको पता है कि उसमें एक अमाइनो ग्रुप होना तो इंपॉर्टेंट है, पर ये जो दो अमाइनो एसिड है ना, ये डाई अमाइनो एसिड है। डाई अमाइनो फीमेलिक एसिड में तो नाम में ही डाई अमाइनो है,
पर लाइसिन भी एक डाई अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो ग्रुप है इन दोनों अमाइनो एसिड में। तो आप ये अमाइनो एसिड्स को डेफिनेटली याद रखिएगा जब भी हम बैक्टीरियल सेल वॉल का बात करते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकन का बात करते हैं। होप करती हूँ कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कवर की। क्या कवर किया हमने? शुरू किया कि हमारा सेल वॉल क्या होता है, उसका लोकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है और कॉम्पोजिशन क्या है, जिसमें हमने पेप्टाइडोग्लाइकन का पूरा स्ट्रक्चर एकदम से समझ लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करती है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट आप नाम ले लो, पेनिसिलिन, हम सब इसका नाम सुनते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स है कैसे काम करती है पता है? ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन जब बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है ना, उसको रोक देती है। तो बैक्टीरिया अपना सेल वॉल नहीं बना पाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बना तो सेल वॉल, तो बैक्टीरिया आराम से क्या होता है, किल हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जाके उसको किल कर देता है। हमारे बॉडी में एंजाइम्स है जो जाके बैक्टीरिया को मार देता है। तो एंटीबायोटिक्स का एक साइट ऑफ एक्शन है बैक्टीरिया का सेल वॉल, जो कि है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, अभी हमने कर लिया है बैक्टीरियल सेल का पूरा स्टडी। अब अगले लेक्चर्स में देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। बच्चों, मेरा चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। थैंक यू। If you find the video helpful, do like, share and subscribe. It matters a lot.